Hello students, today we are going to discuss about some questions related to Python programming. तो स्टूडेंट ध्यान से समझिएगा पाइथन प्रोग्रामिंग को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू कन्वर्ट a given number of total days into numbers of year, weeks and remaining days। मतलब कि यूज़र से आपको नंबर ऑफ डेज लेने हैं और आपको उसका रिज़ल्ट, उसका आउटपुट शो करना है। नंबर्स ऑफ ईयर कितने होंगे, अगर वो डेज कुछ इंटर करता है तो वो नंबर ऑफ ईयर कितने होंगे उसके, उसमें नंबर ऑफ वीक्स कितने हैं और रिमेनिंग डेज कितने होते हैं। ठीक, तो चलिए इस कोडिंग को हम करते हैं। पहले हम पाइथन एप्लीकेशन को अपने ओपन करेंगे, एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। अब हमें यूज़र से क्या लेना है, एक डे। तो हम एक वेरिएबल लेंगे ए, इसको हम लिखते हैं इंट इनपुट इंटर नंबर ऑफ डेज। अब यूज़र ने यहाँ पे एक डे इंटर किया, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है, हमें पहले डिक्लेयर करना होता है कि हमें क्या क्या यूज़र से लेने हैं। उसके बाद हमें एक्सप्रेशन लिखना होता है, अगर कोई फॉर्मूला या फिर कोई कंडीशन हुआ तो सेकेंड पार्ट होता है। और थर्ड पार्ट क्या होता है कि हमें लास्टली अब आउटपुट रिजल्ट शो करना होता है। तो हम बस इसी को फॉलो करेंगे। तो हमने पहले डिक्लेरेशन किया, दैट इज़ हमें क्या इनपुट लेने हैं। अब हम फॉर्मूला या फिर जो कंडीशंस यहाँ पे हमें यूज़ करने हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए अब, तो हमें चाहिए नंबर्स ऑफ ईयर। तो नंबर्स ऑफ ईयर के लिए हम सिंपली एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या, हम एक वेरिएबल y ले लेते हैं इसके लिए, इसमें नंबर्स ऑफ ईयर हम काउंट करेंगे। तो फॉर्मूला होता है इसका कि कितना डे है डिवाइडेड बाय 365, ये होता है फॉर्मूला। इसे आप जब डिराइव करोगे तो आपको पता चलेगा कि ईयर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेज डिवाइडेड बाय 365। तो आपको ईयर पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम डे लिए हैं ए में, तो यहाँ लिखेंगे ए और डिवाइडेड बाय 365। तो यहाँ हम लिखेंगे 365, क्योंकि 1 ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं, 365। इसके बाद हमने अभी नंबर्स ऑफ ईयर ले लिए, उसका हमें अब लेना है नंबर ऑफ वीक्स। तो आपको पता है कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं। तो सिंपल आपको इस 7 डेज को यूज़ करना है। तो वीक्स के लिए हम लेते हैं यहाँ पे W। ठीक, अब नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस इनपुट जो यूज़र ने यहाँ पे डे इनपुट किया है उसमें कितने वीक्स हैं, मतलब कितने सप्ताह उसमें हैं। ठीक, इसके बाद हमें पता करना है क्या कि अब ये नंबर ऑफ वीक टोटल काउंट होने के बाद अब हमारे पास कितने रिमेनिंग डे बच गए। अब सपोज कोई यूज़र अगर 29 अगर डेज यहाँ पे इंसर्ट करता है तो उसमें नंबर ऑफ वीक्स कितने हो जाते हैं, 4, और रिमेनिंग डेज 1। तो वैसे तो यानी हमको यहाँ पे अब चाहिए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें यूज़ करना होता है क्या, मॉड्यूल। तो हम यहाँ पे रिमेनिंग डेज के लिए r एक वेरिएबल लेते हैं और यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेज मॉड्यूल का यूज़ करेंगे, मॉड्यूल 7। अब हम इन सभी रिजल्ट्स को आउटपुट स्क्रीन पे शो करेंगे। तो शो करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट टोटल नंबर, या फिर सिर्फ लिखते हैं नंबर ऑफ ईयर, या फिर सिर्फ लिखते हैं ईयर इक्वल टू कॉमा, यहाँ पे कॉमा हम यूज़ करेंगे। उसके बाद ये ईयर जो है हमें कहाँ से मिलेगा, तो इस y वाले से मिलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y, फिर एक कॉमा। उसके बाद हमें क्या वीक शो करने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वीक। इसको जो भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, वीक इक्वल टू। अब इसके जगह पे इक्वल टू के बाद किसका वैल्यू शो करेगा, तो जहाँ पे वीक है तो वीक है W में, तो हम W ले लिए, फिर कॉमा, फिर रिमेनिंग डेज। तो रिमेनिंग डेज फिर से हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे रिमेनिंग डेज
इक्वल टू, और रिमेनिंग डेज कहाँ पे है तो आर में है, आर में ले लिए। अब इसे हम सेव करेंगे। अब हमारा प्रोग्राम रेडी है रन करने के लिए। अब हम इसे सेव करेंगे। मैंने सपोज इसका नाम एस लिख कर सेव कर दिया। अब जब इसे हम रन करेंगे, देखिए तो आपसे पहले आपसे पूछ रहा है क्या कि यहाँ पे डेज इंटर करेंगे। तो सपोज मैं डे इंटर करता हूँ 367। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 1 होते हैं इसके, ठीक। वीक हो गया 42 और रिमेनिंग डेज 3, एकदम राइट है, ठीक। तो समझ में आ गया आपको कि ये कोडिंग कैसे हुआ। तो आपको सबसे पहले यहाँ डिक्लेयर करना है कि क्या आपको यूजर्स चाहिए। उसके बाद आपको यहाँ एक्सप्रेशन फार्मूलाज जो उसमें यूज़ होने वाले वो लिखने हैं, और उसके बाद उसका आउटपुट रिजल्ट आपको ऐसे शो करना है। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम में। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू गेट कोशेंट एंड रिमाइंडर ऑफ 2 नंबर्स। बहुत इजी, मतलब एक यहाँ पे आपको 2 नंबर्स इनपुट लेने हैं यूज़र से, ठीक, और उनका कोशेंट और रिमाइंडर आपको फाइंड आउट करना है। तो बहुत इजी है, चलिए इसको भी करते हैं। तो पहले इसे हम इरेज कर देते हैं। तो यहाँ हमको चाहिए पहले एक यूज़र से इनपुट चाहिए 2 नंबर्स का। तो हम यहाँ पे लेते हैं 2 नंबर का इनपुट, a इक्वल टू इंट इंटर फर्स्ट नंबर। अच्छा हाँ, ऐसे नहीं, ऐसे इसको लिखना है, इंट इनपुट। इसके बाद एक दूसरा वेरिएबल लेना है b इक्वल टू, यहाँ पे फिर लिखना है इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का रिमाइंडर और कोशेंट। तो कोशेंट फाइंड आउट करने के लिए सिंपल एक हम वेरिएबल लेते हैं सपोज c, और इसमें कोशेंट निकालना है। तो हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई b। तो a हमें क्या मिलेगा, कोशेंट मिलेगा यहाँ से, ठीक। और हमें चाहिए रिमाइंडर। तो रिमाइंडर के लिए हमको पता है कौन सा ऑपरेटर, मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हम रिमाइंडर के लिए सपोज एक डी ऑफ वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल टू a मॉड्यूल b, ठीक। अब हम इसका रिजल्ट आउटपुट स्क्रीन पे शो करेंगे, प्रिंट कोशेंट इक्वल टू, कोशेंट कहाँ पे है तो C में, उसके बाद रिमाइंडर कहाँ पे है तो वो है D में। अब इसे हम सेव करते हैं, रन करते हैं। तो यहाँ पे हम फर्स्ट नंबर देते हैं सपोज 9, सेकेंड नंबर देते हैं यहाँ पे हम 4। तो देखिए कोशेंट आ गया आपका 2 और रिमाइंडर आ गया आपका 1। तो ये आपका है रिजल्ट, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग पे। नेक्स्ट है हमारा कैलकुलेट द डिस्काउंट अमाउंट एज पर द फॉलोइंग डिटेल्स। इफ परचेस लेस इक्वल टू 1000 देन डिस्काउंट इज 5%। इफ परचेस ग्रेटर देन 1000 देन डिस्काउंट इज 10%। मतलब क्या है कि आपको यूज़र से एक परचेस अमाउंट इंटर लेना है। यूज़र वहाँ इंटर करेगा एक परचेस अमाउंट। अगर वो परचेस अमाउंट 1000 से ज़्यादा हुआ तो उसे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक। और अगर वो परचेस अमाउंट 1000 या उससे कम हुआ तो उसे 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो चलिए ये भी बहुत इजी है। तो पहले हम यूज़र से क्या लेंगे, परचेस अमाउंट। तो यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू इंट, इसे फ्लोट लेते हैं हम, फ्लोट इनपुट इंटर परचेस अमाउंट
इक्वल टू, अब परचेस अमाउंट इंटर हो गया। अब ये अगर परचेस अमाउंट क्या हुआ 1000 या 1000 से कम हुआ तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक कंडीशन एराइज हो गया कि अगर एक परचेस अमाउंट लेस देन इक्वल टू 1000 है तो डिस्काउंट उसको मिलेगा 5%, और डिस्काउंट वहाँ पे शो करेगा कि योर डिस्काउंट इज दिस। ठीक, तो हम यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ परचेस, तो परचेस कहाँ पे है, ए वेरिएबल में, तो हम लिखेंगे इफ ए लेस इक्वल टू 1000 कॉलन, तो डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के लिए हम यहाँ पे एक डिस वेरिएबल लेते हैं। ठीक, और यहाँ पे क्या शो करेगा कि इसका डिस्काउंट कितना होगा। तो अगर वहाँ पे वैल्यू कोई भी इंटर करें तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कैसे, डिस्काउंट 5% का डिस्काउंट, तो टोटल परचेस, ठीक है, इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे, टोटल परचेस है ए, इस पर 5% का डिस्काउंट यानी मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड देन वी विल डिवाइड दिस नंबर विथ 100। तो हमें क्या मिलेगा कि ए कितना उसको डिस्काउंट मिला है, मतलब कितने रुपीज़ का उसको डिस्काउंट मिला है। ठीक, अगर सपोज आपको जाना है कि आफ्टर डिस्काउंट के बाद वो कितना अमाउंट पे करेगा, ठीक, परचेस इतना, उसने परचेस इतने रुपए का किया है, उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। सपोज अब वो कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 5% की जगह यहाँ पे सिर्फ 95 अगर लिख देंगे तो ये पता चलेगा कि उसको आफ्टर डिस्काउंट कितना यहाँ पे करना होगा। तो हमें वो नहीं जानना है, हमें जानना है डिस्काउंट, तो हम यहाँ पे सिर्फ डिस्काउंट वैल्यू को यहाँ पे लिख दिए। ठीक, और अगर ये वैल्यू ए का ग्रेटर देन रहा तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे एल्स। तो एल्स के लिए हमें कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वही होगा। अगर लेस देन इक्वल टू 1000 होगा तब वो कंडीशन होगा जो इफ़ के साथ है, और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियस बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन होगा, मतलब 1000 से ज़्यादा होगा, तो हमारा डिस्काउंट तब क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड 10% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट डिवाइड बाई 100। ठीक, अब यहाँ पे हम रिजल्ट शो करेंगे कि अब वो परचेस इतने का किया, अब हम उसको डायरेक्टली ये शो करेंगे कि योर डिस्काउंट इज दिस, या यू हैव गॉट द डिस्काउंट ऑफ रुपीज दिस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट यू हैव गॉट द डिस्काउंट ऑफ रुपीज इक्वल टू, यहाँ पे किसका वैल्यू शो करेगा, तो डिस का, तो यहाँ पे डिस हम लिख देंगे सिंपल। अब जो डिस एप्लीकेबल होगा वो वाला यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब हम इसे सेव करते हैं, रन करते हैं। तो सपोज़ मैंने अपना वैल्यू दिया, कोई राउंड फिगर का लेते हैं, सपोज़ मैंने 1000 ही लिया, मैंने 1000 का ही परचेस किया, तो मुझे 5% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, यानी मुझे यहाँ पे 5% यानी 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मुझे मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 50 रुपीज़ का डिस्काउंट शो कर रहा है। ठीक, चलिए अब एक और इनपुट लेते हैं। सपोज़ मैं लेता हूँ यहाँ पे 2000, तो यहाँ पे मुझे 10% का डिस्काउंट मिलना चाहिए, दैट इज़ मुझे 200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो देखिए यहाँ 200 का डिस्काउंट मुझे शो कर रहा है। ठीक, तो समझ में आ गया आपको कि ये प्रोग्रामिंग कैसे करना है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट है राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट नेम, क्लास एंड मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट ऑफ अ स्टूडेंट्स एंड कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड चेक वेदर ही और शी वाज पास और फेल। तो देखिए क्या करना है, सिंपल, यहाँ पे आपको इनपुट लेने हैं क्या क्या, नेम, क्लास और मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट। तो यहाँ नेम क्या हो गया, एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, तो यहाँ पे str का यूज़ करना है। क्लास आप एक इंट का यूज़ करेंगे। ठीक, मार्क्स आप इंट का यूज़ करो या फिर फ्लोट का यूज़ करो, कोई भी। ठीक, इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है क्या, टोटल मार्क्स कितना हुआ, और टोटल मार्क्स पे डिपेंड करके उसका परसेंटेज कितना हुआ। ठीक, और उसके बाद आपको डिसाइड करना है
कि वो पास हुआ या फेल। तो पास या फेल के लिए सिंपल हम कंडीशन क्या रखेंगे कि अगर उसका परसेंटेज 33% से कम होता है, 33% से कम, तो वो क्या हो जाएगा फेल। और अगर परसेंटेज 33% या फिर उससे ज़्यादा होता है तो हो जाएगा पास। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को करते हैं हम। तो हमें यूजर्स लेना है पहले नेम। तो यहाँ पे हम एक ए वेरिएबल लेंगे ए, और यहाँ पे हम लिखेंगे str, क्योंकि हमें लेना है अब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट, इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इंटर नेम, क्योंकि हमें नेम लेना है। ठीक, इसके बाद हमें क्या जानना है, क्लास। तो यहाँ पे हम लेते हैं बी एक वेरिएबल, और यहाँ पे क्लास इंट में होगा इनपुट इंटर क्लास। अब सेम टू सेम, अगर सपोज आपको अगर यहाँ पे सेक्शन अगर इंटर करना होता तो आपको एक और वेरिएबल लेना होता, और वो भी क्या होता है, एक स्ट्रिंग होता, क्योंकि इनपुट इंट तो होगा नहीं, क्योंकि क्लास सेक्शन ए बी सी ऐसे होते हैं। ठीक, तो हमें अभी फिलहाल सेक्शन नहीं लेना है। अब हमें लेना है क्या, 5 सब्जेक्ट्स का इनपुट। तो हमें यहाँ पे टोटल 5 वेरिएबल्स यूज़ करने हैं अलग अलग, और इनको लिखना है। ठीक, तो हम कैसे इसको लिखेंगे, देखिए हम पहला एक अभी यहाँ पे हमने क्या लिया, नेम लिया, क्लास लिया। हमें क्या लेना था, चेक कर लेते हैं एक बार, नेम क्लास, बस इनपुट नेम क्लास और 5 सब्जेक्ट का मार्क्स। तो चलिए आते हैं 5 सब्जेक्ट का मार्क्स। तो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लेना है, तो हम यहाँ पे लेते हैं वेरिएबल सी, और फ्लोट ले लेते हैं इनका वैल्यू, इनपुट मार्क्स किसका, हिंदी का। हिंदी का मार्क्स क्या है, यहाँ पे शो करेगा। ठीक, इसके बाद एक डी वेरिएबल लेंगे, और इसी चीज़ को फिर से कॉपी कर लेते हैं हम, ताकि बार बार लिखना ना पड़े। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और बस यहाँ पे चेंज करेंगे मार्क्स हिंदी के बाद इंग्लिश। ठीक, इसके बाद एक अलग वेरिएबल फिर से ई इक्वल टू फ्लोट, यहाँ पे लिखेंगे नहीं, इसको फिर से पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे मैथ। फिर एक 4th सब्जेक्ट, इसको लेते हैं एफ में, इक्वल टू भी, और यहाँ पे हम लिखते हैं साइंस। 4th सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद एक और वेरिएबल लेते हैं जी। ठीक, और यहाँ पे फिर लिखते हैं हम SST। अब ये 5 सब्जेक्ट्स हमने इनपुट्स ले लिए। अब हमें इनका टोटल मार्क्स जानना है। तो हमने देखिए जितना हमें चाहिए था इनपुट हमने यूज़र से ले लिया। अब हम कैलकुलेशन वाले सेकेंड पार्ट में जाएंगे, जहाँ हमको कैलकुलेशंस करने हैं। तो अब हमें चाहिए क्या, टोटल मार्क्स। तो हम एक वेरिएबल लेंगे, और यहाँ पे हम टोटल मार्क्स को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो टोटल मार्क्स क्या है हमारा, C + D + E + F + G। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखते हैं, C + D + E + F + G। टोटल मार्क्स हो गया। इसके बाद हमें जानना है परसेंटेज। तो सिंपल परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, और एक और रूल होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स करेंगे तो भी हमारा परसेंटेज निकल जाता है। ठीक, एक्चुअली ये होता है एवरेज, बट वो एक तरह से हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं p। ठीक, यहाँ पे टोटल मार्क्स t है, डिवाइडेड बाय टोटल सब्जेक्ट्स हैं 5, तो ये आपका परसेंटेज आ गया। अब आपका टोटल मार्क्स और परसेंटेज यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, शो करना है क्या कि यहाँ पे
परसेंटेज ऑफ मार्क्स पे आपने कर लिया। अब आपको ये आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है टोटल मार्क्स, उसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना है, और उसके बाद स्टूडेंट पास है या फेल है, बस इतना शो करना है। तो आप कैसे शो करेंगे देखिए। तो पहले तो आपको अभी एक कंडीशन लिखना होगा पास या फेल का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ परसेंटेज, तो हमने क्या बोला था कि परसेंटेज अगर लेस देन 33% हो तो हम यहाँ लिखेंगे पी, मतलब कि जो आपका परसेंटेज है, और परसेंटेज कहाँ पे है, पी वेरिएबल में। तो हम यहाँ लिखेंगे इफ पी लेस 33, यहाँ परसेंटेज साइन यूज़ नहीं करेंगे हम, ठीक। इफ पी लेस 33 देन प्रिंट, तो प्रिंट क्या होगा, लेस देन 33%, तो क्या हो जाएगा, फेल, ठीक। एल्स अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, पास। तो यहाँ पे सिंपल हम लिखेंगे पास। अब हम रिजल्ट शो करेंगे 1 बाय 1 सबका। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंट टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इक्वल टू, टोटल मार्क्स इक्वल टू क्या है, टोटल मार्क्स टी में है तो यहाँ टी लिखते हैं। इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज परसेंटेज इक्वल टू किस में है, तो यह है पी में, तो यहाँ लिखेंगे पी। उसके बाद पास हुआ या फेल हुआ ये शो करना है। अच्छा एक चीज़ देखिए, पहले हमको शो करना है उसका टोटल मार्क्स और उसका परसेंटेज, उसके बाद हमें शो करना है कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है, पहले नहीं। तो हम एक जो इफ एल्स कंडीशन लिखे हैं इसको हम लास्ट में लिखेंगे, वरना क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले इसका फेल या पास वाला क्राइटेरिया शो कर देगा, उसके बाद उसका टोटल मार्क्स और उसका परसेंटेज यहाँ शो करेगा, क्योंकि ठीक। तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल इस चीज़ को कट करके और जस्ट उसके ऊपर इफ एल्स कंडीशन के ऊपर इसको हम पेस्ट कर दे रहे हैं ताकि यहाँ पे हमारा रिजल्ट शो हो। तो अब ठीक है हमारा, अब हमारा सारा इनपुट हमने यहाँ पे कर लिया है। यहाँ पे टोटल मार्क्स हमने यहाँ पे दे लिया, परसेंटेज भी दे लिए। इसके बाद हमारा यहाँ पे अब अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे अब पास और फेल यहाँ हमें शो करेगा। तो हम इस फाइल को सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए यहाँ हमें देना है नेम, तो नेम सपोज हम देते हैं अमित, ठीक। क्लास शो करते हैं 8, मार्क्स ऑफ हिंदी 65, 74, 87, उसके बाद 92, मार्क्स ऑफ SST 85। अब देखिए यहाँ क्या शो कर रहा है, टोटल मार्क्स हो गया 403, परसेंटेज इस हिसाब से आया कितना 80.6, और परसेंटेज ऑब्वियस यहाँ पे ज़्यादा है तो पास शो कर रहा है। समझ में आ गया आपको कैसे प्रोग्रामिंग करना है, बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स। बस आपको सिर्फ सोचना है प्रोग्रामिंग करते समय कि आप कैसे आउटपुट को शो करना चाहते हैं। आपको सब पता है, सिंटेक्स पता है आपको कि कौन सा कीवर्ड क्या काम करता है, आपको बस अपना इमेजिनेशन थिंकिंग को यहाँ अप्लाई करना है और कुछ नहीं। अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा अब राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉन प्राइम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्लास 10 में पढ़ना है, बिकॉज प्राइम और नॉन प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें पाइथन लूप्स का यूज़ करना होता है, और पाइथन लूप्स आपने पढ़ा नहीं है तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रोग्राम को हम स्किप करते हैं और आते हैं 6 नंबर में। 6 क्या है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट SI ऐसे मतलब सिंपल इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट एंड देयर डिफरेंस ऑफ गिवन यूजर इनपुट अकॉर्डिंग टू गिवन यूजर इनपुट के ऊपर आपको निकालना है क्या,
एस आई सी आई। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हमें एस आई या सी आई कुछ भी अगर निकालना होता है तो हमें यूजर से क्या चाहिए होता है। तो हमें चाहिए होता है क्या, प्रिंसिपल, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। बस अगर 3 इनपुट्स हम ले लेते हैं तो हम एस आई सी आई निकाल सकते हैं। और डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सी आई माइनस एस आई करेंगे तो उनका डिफरेंस भी निकल जाएगा। तो हम सिंपल इसी लॉजिक को अप्लाई करेंगे। तो चलिए आते हैं प्रोग्राम में और इसको हम इरेज करके और यहाँ पे अब प्रोग्राम लिखते हैं। तो हमें क्या चाहिए यूजर से, प्रिंसिपल। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं p और यहाँ पे एक लिखते हैं इसको फ्लोट इनपुट इंटर द वैल्यू ऑफ p, या फिर सिर्फ लिखते हैं प्रिंसिपल इंटर प्रिंसिपल, या फिर सिर्फ लिखते हैं प्रिंसिपल। ठीक, प्रिंसिपल इक्वल टू जो भी एक वैल्यू हो यहाँ पे। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी लेते हैं हम, एफ एल फ्लोट इनपुट रेट। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देते हैं, इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, इसके बाद टाइम, टी इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट टाइम। अब हमने 3 इनपुट्स ले लिए यूज़र से, अब हमें फॉर्मूला का यूज़ करना है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट को हम यहाँ पे वेरिएबल लेते हैं एस आई। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी टी आर बाई 100। तो हम बस उसी को यूज़ करेंगे, बस लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे पी टी आर यानी पी इंटू टी इंटू आर। तो पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई, इस टोटल को एक ब्रैकेट में लिखना होगा। ठीक, डिवाइडेड बाई क्या होता है 100, तो डिवाइडेड बाई 100। ठीक, ऐसे हमें लिखना होता है फॉर्मूला। अगर हम ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, यह जो 100 है सिर्फ आर से ही डिवाइड हो पाएगा। ठीक, वैसे तो आर से भी अगर डिवाइड हो तो भी हमारा आंसर आ जाएगा, बट ये हमारा रूल्स होना चाहिए कि हम ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ करें। ठीक, अब हम लिखते हैं सी आई। सी आई इक्वल टू क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100 माइनस पी। तो निकलता है हमारा क्या, सी आई। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो p इंटू क्या होता है 1 प्लस आर, तो 1 प्लस आर बाई 100 एक अलग ब्रैकेट में लिखना होगा, आर बाई 100 एक अलग ब्रैकेट में लिखें। तो क्या होगा, p इंटू 1 प्लस आर बाई 100। अब इस टोटल के ऊपर क्या है, पावर t है। तो पावर के लिए हम लोग पावर ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, डबल मल्टीप्लिकेशन साइन। ठीक, पावर t, और उसके बाद इस टोटल के साथ ये जो टोटल हमने अभी तक लिखा यहाँ, ये मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ तक जो ये लिखा, इस टोटल के साथ हमको माइनस p करना है। तो इस टोटल को हमें ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना होगा। तो ये हमने ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिया। अब हम लिखेंगे माइनस p। अब आपका फॉर्मूला सब सही है। ठीक, अब हम यहाँ पे रिजल्ट को शो करेंगे। तो प्रिंट एस आई इक्वल टू, एस आई की जगह पे एस आई वेरिएबल का यूज़ करेंगे। उसके बाद सी आई इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे सी आई और डिफरेंस उनका चाहिए, तो डिफरेंस। तो यहाँ लिखेंगे सी आई माइनस, ये मुझे आउटपुट स्क्रीन पे शो करना है। मैं यहाँ पे लिख सकता था कि द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, ऐसे भी लिख सकता था, बट मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी आई माइनस एस आई इक्वल टू, तो सी आई और एस आई का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लेना होगा। ठीक, जो क्या शो करेगा उनका डिफरेंस को। तो हम डिफरेंस के लिए डी एक लेते हैं वेरिएबल, और यहाँ पे डिफरेंस। आपको पता है कि हमेशा सी आई जो होता है एस आई से बड़ा होता है, तो आप ऐसे लिखेंगे सी आई माइनस एस आई। ठीक, अब इस वैल्यू को, दैट इज डी को यहाँ पे हम शो करेंगे।
अब आपका ये हो गया कंप्लीट प्रोग्राम। आपको रन करना है और इसे चेक करना है। मैं फिर से इसको रिफ्रेश करके रन करता हूँ। चलिए फिर से रन करते हैं इसे। अब यहाँ पे आप प्रिंसिपल अमाउंट दीजिए, तो हमने दिया सपोज 2000 या 1000 देते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम देते हैं 10, टाइम देते हैं 2, क्योंकि 1 पे तो दोनों इक्वल होते हैं, अगर टाइम देंगे 2 तो हमारा सही आएगा 2। अब देखिए यहाँ पे सारा रिजल्ट आपको शो करेगा, तो ऐसा ही होगा 200, ठीक, CI होगा 210 और डिफरेंस हो गया 10। समझ में आ गया आपको? बहुत ही सिंपल है, आपको बस अप्लाई करने अपने थॉट्स को, आपका प्रोग्राम बहुत इजीली बन जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द CI इफ द टाइम लेस इक्वल टू 5 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा, एंड इफ द टाइम ग्रेटर देन 5, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 8%। तो सिंपल देखिए यहाँ पे एकदम बहुत इजीली वे में यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि आपको CI कैलकुलेट करना है, और उसका कंडीशन क्या रहेगा कि अगर टाइम लेस इक्वल टू 5 year रहा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑटोमेटिक वहाँ 5% हो जाएगा, और अगर टाइम जो है 5 से ज़्यादा रहा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 होगा। तो बहुत सिंपल आपको एकदम करना है। आपको सिंपल क्या क्या लेने हैं इस प्रोग्राम में, जैसा है वैसे सही है, आपको बस चेंज कहाँ पे करना है ये देखिए। मैं इस सबको पहले हटाता हूँ। तो आपको यूज़र से क्या क्या लेने हैं CI निकालने के लिए, PTR, तो ऑलरेडी हमने PTR ले लिया है। फॉर्मूला यहाँ पे मुझे सिर्फ चाहिए SI का, क्योंकि हमें SI निकालना है, ठीक, SI का फॉर्मूला भी हो गया। अब यहाँ क्या कंडीशन है कि इफ़ द टाइम लेस इक्वल टू 5, तो यानी यहाँ अब हम कंडीशन का यूज़ करने वाले हैं। तो कंडीशन क्या है, इफ़ टाइम दैट इज T लेस इक्वल टू 5, यही बोला गया है, लेस इक्वल टू 5, तो रेट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 5% होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा रेट ऑटोमेटिक आ जा रहा है, यानी हमें लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपली ये जो वेरिएबल हमने यूज़ किया है इसे हम नहीं लेंगे, तो इसे हम हैश टैग में रख देते हैं, मतलब ये अब इनविजिबल हो गया, ठीक। तो हमारा अब रेट हमको लेने की जगह, क्योंकि ऑटोमेटिक आएगा। तो अगर T लेस इक्वल टू 5 है, ठीक, तो रेट जो हो जाएगा 5% हो जाएगा, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम R के जगह पे 5 सिर्फ लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को सिंपल कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और यहाँ पे R क्या है हमारा, जब टाइम लेस इक्वल टू 5 है तो हमारा रेट 5%, तो यहाँ पे हम R की जगह सिर्फ लिख देंगे 5। अब आपका ये सही है, ठीक। और अगर 5 से ज़्यादा रहा तो उसको एल्स वाले में लिखेंगे। अगर यहाँ पे मान लीजिए मोर देन 1 2 3 कंडीशन होते तो हम यहाँ पे एलिफ लिखते और उसके बीच में एक कंडीशन लिखते, फिर उसके बाद लास्ट में, मतलब एल्स क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट जब कुछ नहीं होता है तो एल्स वाले में वो जाकर आपका स्टेटमेंट प्रिंट होता है, ठीक। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एल्स स्टेटमेंट में प्रिंट करना है CI का वैल्यू क्या, कि अगर, फिर से हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, Ctrl+C, इसके बाद Ctrl V यहाँ पे। तो अब क्या है यहाँ पे कि अगर टाइम ग्रेटर देन 5 रहा तो ऑब्वियस, अगर लेस देन इक्वल टू अगर 5 रहा तो होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन क्या होगा कि 5 से अब ज़्यादा हुआ तो रेट क्या ऑटोमेटिक 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको अब 5 जहाँ लिखा हुआ है पे 8 कर देना है। आपका प्रोग्राम रेडी हो गया। आपको इस वाले फॉर्मूला का, ये जो फॉर्मूला है मैं इसको सिलेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ, इसको आपको यूज़ नहीं करना है अब, मतलब इसको यहाँ पे अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमने फॉर्मूला इफ एल्स कंडीशन में लिख लिया है। तो आप इसे इरेज कर दो। अब आपका कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला आपने सेट कर दिया। अब आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट बहुत सिंपल है एकदम, आपको बस जाना है अब और प्रिंट करना है क्या, प्रिंट
सी आई इक्वल टू कहाँ पे है वैल्यू, तो सी आई में ही है। ठीक, अब इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या होगा कि प्रिंसिपल एक वैल्यू हम देंगे, यहाँ पे एक प्रिंसिपल वैल्यू देंगे, उसके बाद इनपुट देंगे यहाँ पे टाइम का। ठीक, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वो टाइम को दिखेगा कि टाइम हमने जो एंटर किया हो क्या 5 से कम है या ज़्यादा है। अगर 5 या फिर 5 से कम रहा तो ये इस वाले फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करेगा, इस वाले फॉर्मूले को। ठीक, जहाँ पे रेट 5 है और आपको रिजल्ट शो करेगा। और अगर ये कंडीशन नहीं हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन जो है इस वाले फॉर्मूले को एग्जीक्यूट करेगा और इस सी आई का वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। तो आइए इसे हम सेव करते हैं और रन करते हैं। तो आपको देना है प्रिंसिपल अमाउंट, हमने यहाँ 1000 ही दिया। ठीक, टाइम यहाँ पे हम देते हैं सपोज 4 देते हैं हम, या फिर 5 ही देते हैं, चलिए 5। तो यहाँ पे देखिए सी आई आपको शो कर रहा है 276। ठीक, अब हम ज़्यादा थोड़ा देख के देखते हैं, तो देखिएगा कि आपका जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 8 से कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे हम दे दिए 1000। ठीक, टाइम यहाँ पे हम देते हैं 6। ठीक, अब रेट जो होगा 8% के हिसाब से कैलकुलेट होकर आएगा 586। देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एक साल में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। 5 के बाद जैसे ही 6 होगा तो इतना ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए। पहले क्या था 200 अप्रोक्स था, पर एक बार में ये जंप करके इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा। तो ये ज़्यादा डिफरेंस क्यों हुआ, क्योंकि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया है, इसी वजह से। तो समझ में आ गया आपको कि कैसे ये प्रोग्रामिंग हुए। तो सिंपली स्टूडेंट्स, कोई भी प्रोग्रामिंग आप करो, आपको बस सोचना है कि आपको कैसे आउटपुट स्क्रीन पर उसको शो करना है। बस सिंपल लॉजिक्स का आपको यूज़ करना है। आपको इसके फर्स्ट पार्ट में क्या आपको चाहिए वो आपको लिखना होता है, सेकेंड पार्ट में आपको डिक्लेरेशन लिखना होता है, थर्ड पार्ट में आपको आउटपुट कैसा चाहिए वो लिखना होता है। ठीक, तो इन्हीं 3 रूल्स पे, मतलब पहले डिक्लेरेशन, उसके बाद एक्सप्रेशन या फिर कंडीशंस, उसके बाद आउटपुट, इन्हीं 3 रूल्स को फॉलो करेंगे और किसी भी प्रोग्राम के बारे में हम सोचेंगे कि उसका हमें शो कैसे करना आउटपुट स्क्रीन पे, तो हमारा जो प्रोग्राम होगा बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।